Hello everyone, I'm Dr. Puneet Dikshit, consultant neurophysician, Kanpur Neuro and Eye Clinic. Today I will talk about multiple sclerosis as 30th May is World MS Day. So तब से मैं सोच रहा था कि आपको कुछ तो इस बीमारी के बारे में बताएं कि क्या होती है ये बीमारी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्चुअली क्या होता है कि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी मतलब जिसमें हमारे अंदर की जो बीमारी से लड़ने वाली सेल्स होती हैं, टी रिएक्टिव, तो ऑटो रिएक्टिव कुछ ऐसी सेल्स बन जाती हैं जो कि अपने ही न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगती हैं, अपने ही दिमाग के न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगती हैं। तो हमारी बॉडी की कुछ ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करके दिमाग में एंट्री पा जाती हैं, ब्रेन में, और ये जो होती है माइलिन बेसिक प्रोटीन, मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसके बाहर एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं माइलिन। ये दिमाग की एक सेल्स ओलिगो डेंड्रोग्लियोसाइड्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड रिच प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, और ये जो होता है साल्टेटरी कंडक्शन प्रोवाइड करती है। साल्टेटरी कंडक्शन मतलब जंपिंग कंडक्शन, मतलब ये समझ के चलिए कि जैसे एक होता है चिकनी सड़क पे चलना, एक होता है खुरदरे गड्ढेदार सड़क पे, तो ये चिकनी सड़क जैसी है ना, तो कंडक्शन जो होता है बड़ा फास्ट 70 mm पर सेकेंड का कंडक्शन देती है, जबकि नॉर्मली कंडक्शन 1 मीटर पर सेकेंड ही होता है, और ये 70 मीटर। तो ये जो होता है फास्ट कंडक्शन प्रोवाइड करती है, और इस बीमारी में हमारे अंदर की सेल्स जो होती हैं ये इसी माइलिन को डैमेज कर देती है। अब ये माइलिन डैमेज हो सकता है, दिमाग की जो नसें होती हैं, क्रेनियल नर्व, उनको डैमेज कर सकती हैं, ये ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ के माइलिन को डैमेज कर, तो सीएनएस माइलिन डैमेज होता है। अब अगर आँखों का ऑप्टिक नर्व का माइलिन अगर डैमेज होता है तो पेशेंट को या तो डीसैचुरेशन होता है, मतलब डिक्रीज कलर परसेप्शन, या विजन लॉस होता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस तो या तो उसको डिक्रीज कलर परसेप्शन होगा या विजन लॉस। तो अमूमन जैसे 20 से 40 साल की फीमेल्स होती हैं जिनको ये बीमारियाँ होती हैं, 20 to 40 ईयर फीमेल होती हैं, और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन बीमारी है। तो 20 से 40 साल की फीमेल्स अचानक से एक आँख की रोशनी कम हो गई या कम दिखने लगा। कई बार ये पेनफुल होता है तो आसानी से पता चल जाता है, कई बार अगर ये पेनलेस है तो सुबह आँख धो रही है, अचानक से एक आँख से हाथ हटा तो देखा कि इस आँख से कम दिखाई दे रहा है। तो मोस्टली ये पेशेंट पहले आँख वाले डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, और आँख के डॉक्टर कई बार इनको सॉल्यूमेड्रॉल नाम का एक स्टेरॉइड देते हैं, इंजेक्शन चलवा देते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन आइडियली इनका पूरा प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ये पहला एपिसोड हो सकता है एमएस का, और एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बार बार अटैक पड़ते हैं। अभी तो पता चला आँख की रोशनी में पड़ा, अभी तो ठीक हो गया, लेकिन कई बार जैसे खास तौर से अगर सेरेबेलम या छोटे दिमाग के जो अटैक होते हैं वो कई बार प्रोग्रेसिव होते हैं, वो नहीं ठीक होते हैं। तो और जो डैमेज हुआ वो जनरली आँख की बीमारी कोई इलाज नहीं भी लोगे तो 2 से 6 महीने में ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ अगर बड़ा, जैसे कुछ मरीजों को सेंसरी सिम्टम्स आते हैं। सेंसरी सिम्टम्स का मतलब कि मरीजों में झुंझुनाहट, सुनपना, या कॉर्ड में अगर डीमाइलिनेशन हुआ तो कई बार बैंड लाइक सेंसेशन ओवर टॉर्सो, जिसको एमएस हग बोलते हैं, वैसा फीलिंग आ जाता है। यूजलेस हैंड, है ना। अच्छा, कई बार मोटर पावर जो होती है, मांसपेशियों की ताकत, उस पर भी असर पड़ता है। जनरली मरीज फटीग कंप्लेन करता। फटीग इज नॉट एंड ऑफ डे वीकनेस। फटीग में क्या हुआ कि सुबह उठा, ब्रश किया और तुरंत कमजोरी आ गई। तो मतलब ये आपने कितना अमाउंट एक्टिविटी किया उसके साथ कोरिलेट नहीं करता है कमजोरी। मतलब जैसे आपने दिन भर काम किया तो रात में तो आप नॉर्मल इंसान भी थकता है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पेशेंट पता चला सुबह उठा, उठ करके कुछ कुल्ला मंजनी किया, ब्रश किया और बस उसको थक गया। तो अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर जैसे ब्रेन में डीमाइलिनेशन हुआ तो हेमीपैरेसिस हो सकता है, कॉर्ड में डीमाइलिनेशन हुआ तो पैरापैरेसिस हो सकता है, और मोस्टली जो होता है पैरापैरेसिस करके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कई बार
लैट्रिन बाथरूम की भी समस्याएं इनमें आने लगती हैं, ब्लडर बाउल। तो मतलब पेशेंट को यूरिन लगता है लेकिन पास नहीं कर पाता है। हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं डेट्रूसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया, है ना। तो कुछ दवाएं उसके लिए चलानी पड़ती हैं हम लोगों को। अच्छा, पेशेंट का कॉग्निशन पे भी इफेक्ट डालती है ये बीमारी। मतलब इसमें पेशेंट में डिक्रीज वर्किंग मेमोरी, मतलब मल्टीटास्क, अगर कई सारे टास्क दे दें तो डिफ़िकल्टी इन मल्टीटास्किंग। और पेशेंट में मेंटल फॉग एंड फटीग होता है, दिमाग में जैसे मतलब उतना क्लियर दिमाग नहीं होता है, दिमाग में जैसे फॉगिंग है ना, और फटीग बहुत जल्दी ही। तो ये सब समस्याएं रहती हैं। अब ये जो होता है, ये बीमारी जैसे हमने बनाया कि ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं जो कि माइलिन बेसिक प्रोटीन को डैमेज किया, और जिसकी वजह से ये सब बीमारी बन गई, डीमाइलिनेशन हो गया। अच्छा, जब भी कभी डीमाइलिनेशन होता है तो जो मार्जिन की सेल्स होती हैं वो रीमाइलिनेट करती हैं, बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर बहुत एक्सटेंसिव डीमाइलिनेशन है तो फिर वो एक्सॉन ही डैमेज कर जाता है। और जितना भी जो बीमारी में जो कमज़ोरी आके जो बची रह जाती कमज़ोरी, जो मतलब 6 महीने बाद भी नहीं गई कमज़ोरी, वो एक्सॉन के डैमेज, मतलब जो पूरा नस ही टूट गई, नस ही डैमेज कर गई। जब तक कवरिंग डैमेज थी तब तक फिर भी चांस थे ठीक होने के, नस ही पूरा एक्सॉन ही डैमेज हो गया, तो वो डिसेबिलिटी उसी वजह से आती है। अब जैसे ये बीमारी किन को होती है, तो वैसे तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ये बीमारी जो होता है, इसका ऐसा कहा जाता है कि एज यू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं, जैसे इंडिया में भी साउथ हो गया, बल्कि हम लोग भी माउंटेन की वजह से, तो इस हमारे एरियाज़ में सनलाइट एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो विटामिन डी की कमी कम होती है, तो इस बीमारी से हम लोग काफ़ी हद तक बचाव है। लेकिन एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, सो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और मतलब यूरोप के जितने भी पार्ट हैं जहाँ पर भी सनलाइट एक्सपोजर कम है, और यहाँ कनाडा वगैरह जितने भी टेम्परेट रीजन हैं, यहाँ पर ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। तो एक एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर ये हो गया। कई बार कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, खासतौर से ईबीवी वगैरह, जो इसके लिए प्रोन बना देते हैं। वहीं पर एक पेट का इन्फेक्शन होता है एच पाइलोराई, वो इससे प्रोटेक्शन भी देता है। स्मोकिंग इस बीमारी को बढ़ा सकती है। अगर आपको क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम है तो आप डायरेक्ट एमएस में जंप कर जाओगे, तो स्मोकिंग का मना रखते हैं हम लोग। स्मोकिंग इस बीमारी को एग्रेवेट कर सकती है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो फीमेल्स होती है, जनरली विजन लॉस के साथ आएंगी आपके पास, और विजन लॉस की कंप्लेन में रहती है। कभी कभी उनमें कमज़ोरी पैरों में होती है, कभी कभी फटीग रहता है। और ये जो वीकनेस या ये जो विजुअल सिम्टम्स होते हैं, कई बार जब मरीज़ नहाता है गर्म पानी से, तो ये एकदम से एग्जासर्बेट कर जाते हैं। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं उत्थप्स फिनोमेना। मतलब ये क्या होता है कि जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये कंडक्शन को और स्लो कर देता है। ऑलरेडी डीमाइलिनेशन में कंडक्शन स्लो है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंडक्शन और स्लो हो गया। तो और स्लो होने की वजह से पेशेंट में कमज़ोरी कई गुना ज़्यादा दिखने लगती है। तो फीवर से वर्सनिंग, तो हमें लगता है कि जैसे फिर से अटैक पड़ा, जबकि दोबारा अटैक ना पड़ के ये कमज़ोरी ही वर्सन करी है। अच्छा, अब इसके लिए इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसको जानकारी पाने के लिए हम एमआरआई कराते हैं मरीज़ का। कई बार एमआरआई में, जैसे कि ये वर्ड ही कह रहा है, मल्टीपल एरिया ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और मल्टीपल टाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग अपने बोलते हैं डिसेमिनेशन इन स्पेस एंड डिसेमिनेशन इन टाइम। तो या तो एमआरआई करा करके हम इस चीज़ को देखते हैं, या कई बार क्या होता है कि उसमें हमें सारे लीजन्स एक ही एज के दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो भी हैं सब कंट्रास्ट एनहांसिंग एंड नॉन एनहांसिंग लीजन नहीं दिख रहे हैं। तो हम इसमें कई बार रेड ब्लड के पानी की जांच कराते हैं, और उसमें एक प्रोटीन देखते हैं जिसको बोलते हैं ओसीपी, ओलिगोक्लोनल बैंड। ये ओलिगोक्लोनल बैंड बताते हैं कि अभी डिजीज़ एक्टिविटी, इसमें फर्दर डिजीज़ एक्टिविटी हो सकती है, बढ़ सकती है। सो अगर पहला अटैक है तो ये अगर ओसीपी प्रेजेंट है तो भी इसको हम क्लिनिकली डिफाइंड एमएस, सीडीएमएस ही बोलते हैं, और इसमें भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। पहले तो बहुत महंगा था ट्रीटमेंट, अब तो कई सारी दवाएं, कई सारी ओरल एक्टिव ड्रग्स आ गई हैं। सो हम आपकी बीमारी की कंडीशन देख करके उस हिसाब से दवा देते हैं, और
उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, है ना। अच्छा, अब जैसे कई बार क्या इसमें फिजियोथेरेपी का भी रोल रहता है। अगर मान लो एक आध लीजन्स पड़े हैं, पहला अटैक है, तो कई बार हम लोग वेट एंड वॉच भी कर लेते हैं कि भाई वेट एंड वॉच कर लो, क्या पता अगर आगे नहीं होगा तो वो, और विटामिन डी को पूरा करते हैं मरीज़ में, स्मोकिंग को मना कर देते हैं। सो इस तरीके से इस बीमारी से हम लोग फाइट करते हैं। सो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक काफ़ी बड़ी और इंडिया के हिसाब से थोड़ी रेयर बीमारी है, लेकिन हम लोग काफ़ी मरीज़ देखते हैं। न्यूरोलॉजी की ओपीडी में हम लोग अक्सर महीने में 4-5 पेशेंट हम लोगों को मिल जाते हैं इस बीमारी के। सो आज के लिए इतना ही। ओके।